17,000 islands, 23 crore population, 1.37 trillion economy and home to 3 lakh wildlife species. ये है इंडोनेशिया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री एंड फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, जिसे पाने के लिए आज यूएस और चाइना दोनों ही फाइट कर रहे हैं। पर क्यों? हिस्टोरिकली आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद चाइना लास्ट 10 इयर्स में इस कंट्री का ग्रेटेस्ट एफडीआई कंट्रीब्यूटर बनकर सामने आया है एंड इस टाइम सिंगापुर के बाद चाइना ही इंडोनेशिया का सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स है, जिसने लास्ट ईयर 2022 में इस कंट्री की इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में 8.2 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे, जो कि उसकी सारी पिछली इन्वेस्टमेंट से डबल था। वहीं अमेरिका ने भी पिछले कुछ सालों में इंडोनेशिया के साथ में अपने डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करने पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया है। 2022 में अमेरिका ने इस कंट्री से मोर देन 37 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया था, which is 37% higher than previous investments. वहीं इसी साल फरवरी 2022 में अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में 14 बिलियन डॉलर्स की आर्म डील भी साइन हुई थी, जिसके अंदर अमेरिका इंडोनेशिया को 36 F-16 फाइटर जेट सेल करने वाला है। एंड दैट्स नॉट इनफ। अप्रैल 2023 में इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच में 698 मिलियन डॉलर्स की 5 ईयर कॉम्पैक्ट डील भी साइन हुई है, जिसके अंडर अमेरिका इस कंट्री के फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला है। एंड रिसेंटली चाइनीज केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी सुआजिन हिबांग एंड यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको, इन दोनों ने सेम टाइम पर इंडोनेशिया में इन्वेस्ट किया। सुआजिन हिबांग इंडोनेशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट सिटी सुर्बिया में 600 मिलियन डॉलर्स का केमिकल प्रोडक्शन बेस ओपन करने जा रही है, जबकि यूएस बेस्ड पेप्सिको यहाँ वेस्ट जावा में 200 मिलियन डॉलर्स की स्नैक्स फैक्ट्री ओपन करेगी। एंड ये सब सिर्फ कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता। यूएस और चाइना की ये डेस्परेट इन्वेस्टमेंट्स क्लियरली शो करती हैं कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में इंडोनेशिया को पाने के लिए एक रेस लगी हुई है। पर क्यों? आखिर इस आइलैंड कंट्री में ऐसा क्या है जो यूएस और चाइना दोनों ही यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? Indonesia, 2 continents, Asia and Australia, and world's 2 largest oceans, Pacific and the Indian Ocean के सेंटर में है, क्योंकि इसे वर्ल्ड की मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाता है। मिडिल ईस्ट, यूरोप, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशियन कंट्रीज के बीच में ये इंटरलिंक पॉइंट है, जहां से 25% ग्लोबल ट्रेड पास होता है, which is equal to 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स। एंड इस कंट्री के नॉर्थ वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो कि यहाँ पर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है और साउथ एशियन कंट्रीज के साथ में ट्रेड का यहाँ पर इकलौता रूट है, जहाँ से डेली 200 शिप्स और ईयरली 90,000 से ज्यादा शिप्स पास होती हैं। स्पेशली चाइना, जापान और साउथ कोरिया के 50% से ज्यादा ऑयल शिपमेंट इसी रूट से इंपोर्ट किए जाते हैं। राइट ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का से डेली 15 मिलियन बैरल ऑयल पास होता है। इसकी सिंगल वैल्यू 2 बिलियन डॉलर्स है। वहीं इस कंट्री के नॉर्थ ईस्ट में साउथ चाइना सी है, जहां पर चाइना असम कंट्रीज के साथ में अपना मरीन बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी और वर्ल्ड ट्रेड को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ में चाइना के अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा साउथ में ये कंट्री ऑस्ट्रेलिया के साथ में अपना मरीन बॉर्डर शेयर करती है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ती प्रेजेंस को कंट्रोल करने के लिए ईयर 2021 में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर ट्राइडन सिक्योरिटी पार्टनरशिप आकूस की फॉर्मेशन की थी। लेकिन क्योंकि साउथ चाइना सी और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पर इंडोनेशियन आइलैंड्स एक बैरियर की तरह काम करते हैं, इसलिए बिना इस कंट्री के सपोर्ट के अमेरिका यहाँ पर चाइना को डायरेक्टली काउंटर नहीं कर सकता है। और यही रीजन है कि अमेरिका कंटिन्यूअसली इंडोनेशिया के साथ में अपने मिलिट्री टाइज को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस कर रहा है। वहीं साउथ चाइना सी में 9-9 को लेकर चाइना की मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ में मरीन कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके अंडर इंडोनेशियन इकोनॉमिक जोन का नरूना सी जोन भी आता है, जहाँ पर चाइनीज नेवल शिप्स अक्सर इलीगली एंटर कर जाती हैं। एंड इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडोनेशिया को भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत की मिलिट्रीज को यहाँ का एक्सेस देने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इंडोनेशियन और अमेरिकन सोल्जर्स हर साल जावा आइलैंड पर लाइव फायर ड्रिल होस्ट करते हैं, जिसे इस साल जापान, सिंगापुर, यूके और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्रीज ने भी ज्वाइन किया था। इसके अलावा ब्रुनेई, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, इंडिया, मलेशिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड
पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, साउथ कोरिया और ईस्ट तिमोर ने अपने ऑब्जर्वर्स को इस एक्सरसाइज को देखने के लिए यहाँ भेजा था, जिनकी मिलिट्रीज फ्यूचर में इस ड्रिल को ज्वाइन कर सकती हैं। उस टाइम पहले यूएस ने यहाँ पर अपना एक मिलिट्री बेस सेटअप करने का भी प्रपोजल रखा था, लेकिन क्योंकि इंडोनेशिया न्यूट्रल पॉलिसी में यकीन रखता है, इसलिए उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी कंट्री का कोई भी मिलिट्री बेस इंडोनेशियन आइलैंड्स पर मौजूद नहीं है। वहीं इस पॉलिसी की वजह से ही आगूज के अंडर वर्क कर रही ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर सबमरीन्स भी अब तक साउथ चाइना सी में एंटर नहीं कर पाई हैं। एंड इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएस चाइना की राइवलरी में इंडोनेशिया की ये न्यूट्रल पॉलिसी कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक अपर हैंड जरूर साबित हुई है। एंड अनलाइक अमेरिका, चाइना इंडोनेशिया के साथ में अपने डिफेंस टाइज से ज्यादा इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। इंडोनेशिया के मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट IMIP, इंडोनेशिया मोरीवली इंडस्ट्रियल पार्क को अपनी फर्स्ट फंडिंग चाइना आसान कॉर्पोरेशन से मिली थी, जिसके बिहाफ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने ही इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया था। जबकि चाइना डेवलपमेंट बैंक ने इस पार्क को $1.22 बिलियन का अलग से भी लोन दिया, जिसकी वजह से ये चाइनीज बैंक इस इंडस्ट्रियल पार्क का सबसे बड़ा लेंडर है। वहीं चाइनीज कॉर्पोरेशन सशांग ग्रुप, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर है, वो इस पार्क की सबसे बड़ी इन्वेस्टर है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर माइंस तक सब कुछ कंट्रोल करती है। इसके अलावा इस पार्क में मौजूद सभी कोल पावर प्लांट्स को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ चाइना और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने ही फाइनेंस किया है। इंडोनेशिया मोरीवली इंडस्ट्रियल पार्क का अपना एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी है, जिसकी अंडर वाटर केबल्स को डायरेक्टली चाइनीज सैटेलाइट से लिंक किया गया है। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने इस इंडस्ट्रियल पार्क पर टोटल $8 बिलियन इन्वेस्ट किया है, और वो सिर्फ इसलिए ताकि वो इंडोनेशिया की मिनरल्स एंड माइनिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सके। दरअसल इस कंट्री के पास में वर्ल्ड के लार्जेस्ट निकेल रिजर्व और थर्ड लार्जेस्ट कोबाल्ट रिजर्व है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के पास में टोटल 367 मिलियन टन निकेल रिजर्व्स मौजूद है, जो कि अकेले वर्ल्ड निकेल रिजर्व्स का 12% कवर करता है। एंड इसीलिए इस इंडस्ट्रियल पार्क में HPAL प्लांट भी लगाया गया है, जो कि लिटेड ओर से निकेल और कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। और इस कंपनी को भी चाइनीज जॉइंट वेंचर कंपनी PTQMB, न्यू एनर्जी मटेरियल्स और जापानीज कंपनी हुनावा मिलकर ऑपरेट करते हैं। और अगर आपको पता हो तो ये दोनों ही मेटल्स EV बैटरीज को बनाने के लिए प्राइमरी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर EV मार्केट पर डिपेंडेंट है। ऐसे में इंडोनेशिया की निकेल और कोबाल्ट रिजर्व्स को यूज करके चाइना इस मार्केट को फुली कंट्रोल करना चाहता है। इनफैक्ट ग्लोबल EV बैटरीज का 60% से ज्यादा प्रोडक्शन अभी भी चाइना ही करता है, और वो कैसे कर पाता है ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। करंटली इंडोनेशिया के ओबी आइसलैंड, मोरीवली और वेदा बे आइसलैंड पर निकेल की 9 फैक्ट्रीज मौजूद है, जो कि EV बैटरीज के 40% ग्लोबल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड नॉट ओनली निकेल एंड कोबाल्ट, इंडोनेशिया के पास में ग्रेफाइट, मैग्नीशिया, लिथियम, बॉक्साइट, जिंक, कोल और गोल्ड के भी कई बड़े रिजर्व्स हैं। इसके अलावा ये कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेचुरल गैस और ऑयल प्रोड्यूसर्स में से भी एक है। 2014 में यहाँ की गवर्नमेंट ने ये सोचकर अनप्रोसेस्ड मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया कि इससे यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्लस ये फॉरेन कंपनीज को यहाँ इन्वेस्ट करने और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए मजबूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका था, जिसकी वजह से यूरोप और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से उस समय इस कंट्री को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका था कि उसके रिजर्व ग्लोबल स्टील मार्केट और EV मार्केट में क्या मायने रखते हैं, और उसे इससे बेहतर तरीका नहीं मिलेगा अपनी माइनिंग एंड मिनरल इंडस्ट्री को बूम करने का। एंड अंटिल 2014 चाइना के लिए भी इंडोनेशिया के मेटल रिजर्व्स को यूज करना पॉसिबल नहीं था। दरअसल भारत की तरह इंडोनेशियन पीपल्स के भी चाइना के साथ में हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। 1965 में इंडोनेशिया की मिलिट्री और चाइनीज इंडोनेशियन कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से कंट्री में मास किलिंग हुई और 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए इंडोनेशिया चाइना की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जिम्मेदार मानता है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ के लोग चाइना को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि इंडोनेशिया के अनप्रोसेस्ड मिनरल एक्सपोर्ट पर बैन चाइना की MSR मरीन सिल्क रोड इनिशिएटिव के ठीक 1 साल बाद आया था, तो इससे चाइना को भी एक स्टेबल और अनकॉन्ट्रोवर्शियल रोड मैप मिल गया इंडोनेशियन मार्केट में एंटर करने का। 2014 में जब जोको विडोडो इंडोनेशिया के फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने, तो उनकी फर्स्ट फॉरेन विजिट्स चाइना और जापान ही थी।
एंड यही नहीं, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के लास्ट 10 इयर्स में नेबर कंट्री सिंगापुर के अलावा मोस्ट विजिट चाइना ही रहे हैं, जो कि यहाँ के सिटीजन्स के लिए भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। और वो इसलिए क्योंकि 2014 से पहले मुश्किल से ही चाइनीज कंपनीज को इंडोनेशियन मार्केट में एंट्री मिली थी, बट नाउ इंडोनेशिया की पूरी मार्केट को चाइनीज कंपनीज कैप्चर कर चुकी हैं। द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ बैंक इंडोनेशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक इंडोनेशिया पर चाइनीज डेब्ट $21.74 बिलियन पहुंच चुका था, जबकि 2014 से पहले ये डेब्ट सिर्फ $3.7 बिलियन था, which means last 8 to 10 years में इंडोनेशिया पर चाइनीज डेब्ट 474% बढ़ा है। 2015 में इंडोनेशिया ने जकार्ता से बैंटन के बीच में 142 किलोमीटर लॉन्ग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसे पहले एक जापानीज कंपनी बनाने वाली थी, लेकिन लो कॉस्ट का रीजन देकर इस प्रोजेक्ट को चाइनीज कंपनी PTKCIC को दे दिया गया और इसकी 75% फंडिंग भी चाइनीज डेवलपमेंट बैंक ने ही की है। इस प्रोजेक्ट की ओरिजिनल कॉस्ट $7.2 बिलियन और इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 2019 तक कंप्लीट भी हो जाना था, लेकिन डिलेज की वजह से ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया को चाइना से $1.2 बिलियन का और लोन लेना पड़ा। एंड कई एक्सपर्ट मानते हैं कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और युगांडा के इंटावे इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की तरह इंडोनेशिया का ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का शिकार हो चुका है, जिसका एक रीजन इंडोनेशिया की करप्शन प्रॉब्लम भी है। कई रिपोर्ट्स ये क्लेम करती है कि चाइना और इंडोनेशिया के रिलेशंस अब सिर्फ यहाँ की गवर्नमेंट और बिजनेसेस तक लिमिटेड नहीं रह गए हैं, और बल्कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की इंडोनेशिया की एटलीस्ट 5 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में क्लोज रिलेशंस है, जिसमें कंट्री की बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज PDIP, ज्ञानेंद्रा, गोलकर, द डेमोक्रेटिक पार्टी और PKS शामिल है। एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि PKS, जो कि वैसे तो एक इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है और शुरू से ही चाइना की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को कंट्री के लिए थ्रेट मानती आई है, और वो भी पिछले कुछ सालों में चाइना के काफी क्लोज आ चुकी है। इन शॉर्ट, चाइना इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंडोनेशिया को काफी हद तक कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो चुका है, और अब इंडो पैसिफिक रीजन में इस कंट्री को अमेरिका के अगेंस्ट एक शील्ड की तरह यूज कर रहा है। और हमें यहाँ पर ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इंडोनेशिया आसान के फाउंडर्स में से भी एक है, और इस कंट्री के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस का मतलब है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में फ्री ट्रेड एक्सेस। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट इंडोनेशियन FDI में भले ही चाइना से पीछे हो, लेकिन उसके इंडोनेशिया के साथ में डिफेंस टाइज कहीं ना कहीं अभी भी चाइना के लिए एक बड़ा थ्रेट जरूर है। और बावजूद इसके कि इंडोनेशिया ने यूनाइटेड स्टेट को अपने यहाँ कोई भी मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन ना दी हो, फिर भी इसकी नेबर कंट्री फिलीपींस में 5 मिलिट्री बेसिस और ऑस्ट्रेलिया में 2 मिलिट्री बेसिस को सेटअप कर अमेरिका ने इंडोनेशियन आइलैंड्स को दोनों तरफ से कैप्चर कर रखा है। क्लियरली ये शो करता है कि यूएस और चाइना के बीच में इस कंट्री को लेकर एक स्नैचिंग गेम चल रहा है, और भले ही इस राइवलरी में ये कंट्री किसी भी एक को फेवर ना करना चाहती हो, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में इस जगह पर कभी भी यूएस और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा लॉस इकोनॉमिकली इंडोनेशिया को ही होगा। एंड इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडोनेशिया यूएस और चाइना के अलावा दूसरी कंट्रीज के साथ में भी अपने बिलेटरल रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करें, स्पेशली भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जो कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर यूएस और चाइना के इस जियोपॉलिटिकल गेम से बाहर निकाल सकते हैं। वहीं भारत के लिए भी साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने, पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने और आसान कंट्रीज के साथ में ट्रेड को एक्सेस करने के लिए इंडोनेशिया का साथ होना जरूरी है। खैर, आपको क्या लगता है, इंडोनेशिया यूएस और चाइना के इस जियोपॉलिटिकल गेम से खुद को कैसे बाहर निकाल सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें।